हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के एक नए क्लास में। आज हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आप लोगों ने मॉडल पेपर अभी तक देख लिया होगा और उसमें एक चीज नोटिस की होगी कि जो रासायनिक अभिक्रिया का जो चैप्टर है उसमें से काफी आप लोगों को उदाहरण पूछे गए। इस अभिक्रिया का उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, कभी कभार परिभाषा पूछा गया है, कभी कभार उसका उदाहरण पूछा गया है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। आज हम आ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बारी बारी हम उसकी परिभाषा को समझेंगे और यहाँ पे उदाहरण लिखे गए हैं, उदाहरण को भी मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। 5 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और जो 5वां है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन को मिला के, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव की तरह काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना। तो 5वां जो अभिक्रिया है वो उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बारी बारी से सबके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। जो सबसे पहला अभिक्रिया है हमारे पास उसको क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये वो अभिक्रिया है या फिर ये वो अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है। यहाँ पे कितने पदार्थ है? C है और O2 है, यानी 2 पदार्थ है। तो ये वो अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं कि ये वो अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोग यानी जुड़ना। तो यहाँ कौन कौन जुड़ रहा है? C और O2 जुड़ रहा है, तो C प्लस O2 क्या हो गया? CO2। तो ये एक उदाहरण हो गया संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। चलो अब समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि संयोग हो रहा है, C और O2 का मिलन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो कि जिसमें एक यौगिक है, CaCO3 एक यौगिक है। जो यौगिक मतलब ये वो अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक शक्ति, उष्मा या फिर विद्युत का यूज करके 2 सरलतम पदार्थ में टूट जाता है। वियोजन अभिक्रिया में टूटना हो रहा है और संयोजन अभिक्रिया में जुड़ना हो रहा है। तो 2 बिल्कुल ही विरोधी मतलब विलोम अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें एक अकेला यौगिक उष्मा शक्ति का प्रयोग करके 2 सरलतम पदार्थों में टूट जाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार का होता है। यहाँ उष्मा का प्रयोग हो रहा है, CaCO3 ने टूटने के लिए उष्मा का प्रयोग किया है, तो ये हो गया ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन हो गया। तो ये क्या हो गया? ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। यहाँ उष्मा का प्रयोग हुआ है ऊर्जा के तौर पर, तो इसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। और दूसरा होता है विद्युत, जहां पे विद्युत का प्रयोग किया जाए वो होता है विद्युत वियोजन। और तीसरा होता है प्रकाशीय, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वियोजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो ऊष्मीय, दूसरा होता है विद्युत द्वारा और तीसरा होता है प्रकाशीय, ठीक है। यानी जो ये ऊर्जा का रूप है ऊष्मीय, विद्युत, प्रकाशीय,
इसका उपयोग करके वियोजन अभिक्रिया दो सरलतम, मतलब वियोजन अभिक्रिया में जो यौगिक है वो सरलतम भागों में टूट जाती है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। अब पूछ लिया जाता है कि अगर उदाहरण दिया जाए तो उदाहरण सीधे तौर पर लिख सकते हो कि CaCO3 ने ऊष्मा का प्रयोग करके दो सरलतम यौगिकों में टूट गया, जो कि पहला है CaO प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। अब तीसरी अभिक्रिया की बात अगर करें तो विस्थापन अभिक्रिया। अब सबसे पहले जान लेना होगा कि विस्थापन अभिक्रिया है क्या। सबसे पहले अगर मान लो परिभाषा पूछ लिया जाए, व्याख्या पूछ लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा के तौर पर लिख सकते हो कि विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें एक अधिकतम अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया, फिर से रिपीट कर रही हूँ, विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक समीकरण दिख रहा है, CuSO4 प्लस Zn, जो कि बाद में हो गया अभिक्रिया के बाद हो गया ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ अभिक्रियाशील तत्व कौन है, Zn। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। कम अभिक्रियाशील तत्व क्या हो गया, Cu। तो Zn ने क्या किया, Cu को उसके यौगिक से, यौगिक कौन है SO4, उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, तो ZnSO4 बन गया और Cu अकेला हो गया। ठीक है, तो CuSO4 प्लस Zn, तो अभिक्रिया के बाद हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो ये तुम लोग उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया तीसरा रासायनिक अभिक्रिया जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। अब चौथा अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगर परिभाषा पूछ लिया जाए द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है। ठीक है, यहाँ पे आयन आप लोगों को दिख रहा होगा, धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन। तो अभिक्रिया के बाद यहाँ पे चेंजेस आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो गौर करो यहाँ पे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थों के बीच, ठीक है, पदार्थों के बीच आयनों की अदला बदली होती है, फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण पूछ लिया जाए तो क्या लिख सकते हो, Ag आर्गन प्लस NO3 माइनस प्लस Na जो की है आयन जो है वो धन है, और Cl है जो है यहाँ पे ऋणात्मक है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आर्गन जो है वो धनात्मक है, यहाँ पे आयनों की अदला बदली हो गई है, प्लस Cl जो कि माइनस में है, Na प्लस NO3। ठीक है, यहाँ पे आयनों की अदला बदली हुई है जिससे कि नए पदार्थों का निर्माण हुआ है। आयनों की अदला बदली के फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के, मतलब विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चलो अब लास्ट जो हमारे पास अभिक्रिया था, पांचवा अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसे साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अब समझते हैं पांचवा अभिक्रिया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो अगर पूछ लिया जाए परिभाषा, तो उपचयन अभिक्रिया का परिभाषा तुम लोग क्या लिख सकते हो कि उपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, उपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है। तो यहाँ पे तुम लोग दे सकते हो उदाहरण के तौर पर CuO प्लस H2, जो कि अभिक्रिया के फलस्वरूप हो गया Cu प्लस H2O। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ। ठीक है, H2 में जो है, H2 में ऑक्सीजन का योग हुआ और Cu का पृथक्करण हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब बात आती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का पृथक्करण
और हाइड्रोजन का योग होता है, ये उल्टा है। उपचयन में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का पृथक्करण, और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का पृथक्करण। ठीक है, तो ये उल्टा है। उपचयन में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का पृथक्करण। एक मिनट, मार्कर और अवेलेबल नहीं है मेरे पास फिलहाल। तो ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का पृथक्करण उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, और अपचयन अभिक्रिया हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का पृथक्करण अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। दोनों विलोम है एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, CuO में ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक उदाहरण दे सकते हैं और परिभाषा भी दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे, और जितने भी मैंने यहाँ पे उदाहरण दिए थे, उदाहरण आप लोगों को याद रखना है, साथ साथ में परिभाषा भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभार व्याख्या करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो बेनिफिट लगे तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे साथ यूं ही बने रहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का 2 चैप्टर। ठीक है, तो कुछ दिन पहले मैंने बिहार और झारखंड बोर्ड के मॉडल पेपर को सॉल्व करके बताया था आप लोगों का साइंस का। तो वहां से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बिहार का तो ऑलमोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और झारखंड का 20। तो हमने देखा कि ये जो सामान्य सूत्र है या फिर रासायनिक सूत्र, जितने भी आप लोगों को केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र और सामान्य सूत्र का क्वेश्चन है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत पूछ लिया गया है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे, मतलब कभी हमें देखा गया कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, ये सारे चीज पूछे गए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये सभी बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई हो जाए, तो सभी बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा मत पूछना दीदी कि ये कौन से बोर्ड के लिए वीडियो बनाया आपने, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में इस बार, साइंस के मॉडल पेपर में इस बार काफी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैं सामान्य सूत्र, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम बताऊंगी वो आप लोग नोट कर लो कॉपी में, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा। तो धावन सोडा का कभी कभार पूछ लिया जाता है कि रासायनिक सूत्र क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, Na2CO3 into 10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 into 10H2O। और रासायनिक नाम अगर पूछ लिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक क्या है, नाम है। रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 into 10H2O। इसको कर लो नोट कॉपी में नोट। ठीक है, तो चलो अब सेकंड पूछा जाता है काफी बार पाक सोडा। पाक सोडा अपने मतलब अपने बुक में भी पढ़ा होगा कि पाक सोडा, तो पाक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 पाक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलो अब तीसरा कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा, काफी बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कास्टिक सोडा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मतलब कहाँ ज्यादातर कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो ये अपमार्जक, मतलब साबुन, डिटर्जेंट, साबुन बनाने में इसका ज्यादातर उपयोग होता है कास्टिक सोडा का। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH। NaOH सामान्य है, NaOH आप लोग अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत इजी है, इन तीनों को याद करो
चलो अब विरंजक चूर्ण की बारी। विरंजक चूर्ण ये वाला जो है इसका सामान्य सूत्र, सॉरी ये तो सामान्य सूत्र हो गया, मतलब सामान्य नाम या फिर सामान्य सूत्र कुछ भी कहो। सामान्य नाम विरंजक चूर्ण, रासायनिक सूत्र रासायनिक नाम, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का काफी बार पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2, ठीक है। रट्टा मार लो, समझ में नहीं आ रहा है तो रट्टा मार लो, मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब अभी हम बेसिक से सीख रहे हैं ना, तो हमें बाद में जब हम 11-12 में केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तब हमें ये चीजें समझ में आएगी। चलो मैं बाद में बताऊंगी विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, पहले बात कर लेते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम, देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अब चलो शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना को कहते हैं CaOH का होल 2। अब देखो काफी बार विरंजक चूर्ण का सामान्य सूत्र, सामान्य रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम के साथ साथ पूछ लिया जाता है कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो हमें वो समीकरण दिखाना पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि विरंजक चूर्ण किससे बनता है, शुष्क बुझा हुआ चूना से, ठीक है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या हो गया, CaOH का होल 2, ठीक है। इसमें हम लोग क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं, Cl2 हो गया, क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं, तो इससे हो जाता है विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 और गैस प्रभावित होती है H2O, ठीक है। तो ये वाला जो आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को समीकरण दिख रहा है, ये समीकरण आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल 2 में जब हम लोग क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं, क्लोरीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, Cl2। जब इन दोनों को एक जगह मिलाया जाता है या फिर शुष्क बुझा हुआ चूना में हम लोग क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं, तब CaOCl2 प्लस H2O बनता है। CaOCl2 किसका हो गया, सामान्य, इसका नाम क्या हो गया, विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो ये आप लोग 5 चीजों को याद रखो, 5 सामान्य नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो या फिर नोट बना लो, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ हम रासायनिक नाम सूत्र और देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सामान्य सूत्र की तरफ। तो है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, समझा भी होगा। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 into 1/H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो देखो काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज से बनता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जिप्सम, ठीक है, जिप्सम जिसे हम रासायनिक नाम किससे जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। इसमें से फर्क कितना है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब जिप्सम को, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4 2H2O, ठीक है, 2H2O। तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O, ठीक है। तो अब बारी आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है ना, यही बारी चीज समझने की हमें दे रही है। तो जब जिप्सम यानी CaSO4 2H2O को CaSO4 2H2O को 100 डिग्री के तापमान पर
गरम करते हैं हम लोग, तब क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O, और क्या बनता है 1/2H2O। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ लेना होगा। तो ये वाला आप लोग समीकरण याद रख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता लेना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जिप्सम को यानी CaSO4 2H2O को जब हम 100 डिग्री के तापमान पर गर्म करते हैं, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O बनता है, और साथ में 1/2H2O भी बनता है। तो ये वाला आप लोग नोट करके रख लो, मतलब कि सब नोट करके रख लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत होता है इस चैप्टर में या फिर किसी भी चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फिर से आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के एक नए क्लास में। रसायन विज्ञान का आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें है धातु और अधातु। तो धातु और अधातु के बारे में आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 और 9 से। तो क्लास 8-9 में भी आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो क्लास 10 में भी ये टॉपिक है आप लोगों का, और एग्जाम में धातु और अधातु में अंतर समझाइए, ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव की तरह। तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन के ऊपर भी एक बार डिस्कशन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने सोचा नोट्स के साथ ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। तो यहाँ पे जो मैंने नोट्स आप लोगों के सामने लिखे हैं, अगर वो आप लोग एग्जाम में जाके लिखते हैं तो जाहिर सी बात है अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने 3 अंतर लिखे हैं। पहले 3 अंतर समझेंगे, फिर जो 2 एक्स्ट्रा और भी मैं अंतर समझाऊंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 3 नंबर के लिए पूछा जाए, धातु और अधातु में अंतर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए, तो आप लोग तीन अंतर लिख के आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 अंतर लिख के आते तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को 5 अंतर लिखना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अब अंतर को। तो सबसे पहला अंतर आप लोगों को दिखेगा कि अधिकतर धातुएं विद्युत व उष्मा का सुचालक होती है, यानी धातु से विद्युत प्रभावित हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो धातु होती है वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। लेकिन वहीं पे अधातु जो होती है वो विद्युत और उष्मा का कुचालक होती है, यानी अधातु से विद्युत और उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, आप लोगों को पता है ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट से विद्युत और उष्मा का सुचालक है, मतलब विद्युत और उष्मा उससे प्रवाहित हो सकती है। लेकिन अधिकतर अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन वहीं पे अधिकतर धातुएं विद्युत व उष्मा के सुचालक होती है। तो ये सबसे पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आप लोगों को दिखेगा कि धातु जो होती है वो आघातवर्णीय तथा तन्य होती है, आघातवर्णीय और तन्य होती है। लेकिन अधातुएं जो होती है वो भंगुर होती है, ठीक है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आप लोग लिख सकते हैं कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि पारा जो है वो भी धातु है, लेकिन पारा के साथ तो ऐसा नहीं है। तो पारा को छोड़कर, ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखना कि अधिकतर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अधातु जो है ये तीनों अवस्था में पाई जाती है, द्रव, ठोस, गैस, ठीक है। ये आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो कि द्रव, ठोस और गैस, ये तीनों अवस्था में पाई जाती है अधातु, ठीक है। चौथा आप लोग अंतर दे सकते हो, अगर पूछा जाए 5 मार्क्स के लिए तो आप लोगों को 5 अंतर बताना कंपलसरी रहेगा। तो चौथा अंतर आप लोग दे सकते हो कि धातु में एक अलग प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातु जो है वो उसमें
कोई किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है। पांचवा अंतर आप लोग ये बता सकते हो कि धातु जो होती है वो सामान्यतः कठोर होती है, ठीक है, सामान्यतः कठोर होती है, जैसे कि सोडियम पैरामेशियम, ठीक है, सोडियम पैरामेशियम। लेकिन धातु जो होती है वो अधिकतर गर्म होती है, जिसकी वजह से वो ठोस नहीं होती है। लेकिन हीरा, देख लो, हीरा जो होता है, ये पांचवा अंतर में आप लोग लिख सकते हैं, हीरा जो होता है वो तो अधातु है, लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि अधातु गर्म होती है जिसकी वजह से ठोस नहीं होती, लेकिन हीरा तो ठोस होती है। तो आप लोग ये ब्रैकेट में लिख देना कि हीरे को छोड़कर अधिकतर अधातुएं क्या होती है, गर्म होती है, जिसकी वजह से वो ठोस नहीं होती है, बल्कि धातु जो होती है वो अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये रहा आज का टॉपिक, धातु और अधातु में अंतर। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं दूसरे एक नेक्स्ट क्लास में। हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के एक न्यू क्लास में। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक, ठीक है। तो कार्बन एवं इसके यौगिक, तो सबसे पहले शीर्षक को समझिए, कार्बन क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है। तो अगर सबसे पहले हम लोग अगर कार्बन की बात कर ले तो कार्बन की अगर मान लीजिए पूछ ली जाए परिभाषा, ठीक है, परिभाषा पूछ ली जाए कार्बन की, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। क्या है कार्बन? कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कार्बन का उदाहरण पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीरा, फुलेरिन, ठीक है ना, ऐसा हम लोग उदाहरण लिख सकते हैं। क्या क्या उदाहरण लिख सकते हैं? हीरा, फुलेरिन, ठीक है, ये सारे हम लोग उदाहरण लिख सकते हैं। कार्बन की बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक क्या है, ये बात तो माइंड में आना चाहिए आप लोगों को। तो कार्बनिक यौगिक सीधा आप लोग कह सकते हैं कि परिभाषा दे सकते हैं कि एक ऐसा यौगिक है जो कार्बन से बना होता है। कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या हो गई? कार्बनिक यौगिक क्या हो गया कि कार्बनिक यौगिक एक ऐसा यौगिक है जो कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में आप लोगों ने 6 तरह की कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ा होगा। 6 तरह का कार्बनिक यौगिक होता है सामान्य तौर पर अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिक, तो 6 प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। सबसे पहला, देखो यहाँ पे मैं नोट्स अवेलेबल करवाती हूँ, नोट्स सहित आप लोगों को समझाती हूँ। अगर मौखिक रूप से हर एक चीज बता दूंगी, हालांकि मैं यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखती, परिभाषा लिखने से बार बार मुझे इरेज करना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है, तो इससे दिक्कत हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो शीर्षक होता है, मेन जो चीज होता है, उसको नोट करके समझाऊं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के पहले समझ लो क्या बात है। तो मैंने अभी जैसे कहा कि कार्बनिक यौगिक 6 प्रकार, सामान्य तौर पे कार्बनिक यौगिक 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला याद रखना होगा आप लोगों को, 6 तरह का क्या क्या नाम है उन लोगों का। पहला हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक है। पहला हाइड्रोकार्बन जिसे H+C, हाइड्रोकार्बन H+C के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। दूसरा हेलोएल्केन, तीसरा अल्कोहल, चौथा है एल्डिहाइड, पांचवा है कीटोन, छठवा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप लोगों का मॉडल पेपर में आया था, जैक का मॉडल पेपर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा बहुत देखा था, समझा था, ठीक है। तो मतलब समझ जाओ, ये पूरा टॉपिक आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। मैंने मॉडल पेपर देखा है आप लोगों का हर बोर्ड का, तो जो समानता है, मतलब जो क्वेश्चंस हर एक बोर्ड के मॉडल पेपर में पूछा गया है, हम अभी फिलहाल वही डिस्कस करें, क्योंकि हमारे पास अभी और टाइम नहीं है बेसिक से समझने का, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो चेक किया करो ये सारे वीडियोस। तो पहला क्या होता है, रिपीट करते हैं, याद भी हो जाएगा आप लोगों को, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दूसरा हेलोएल्केन, तीसरा अल्कोहल, चौथा एल्डिहाइड, पांचवा कीटोन, छठवा कार्बोक्सिलिक एसिड।
हो गया। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन, ज्यादातर क्वेश्चन ये हाइड्रोकार्बन से ही पूछा जाता है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है ये जानना जरूरी है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ये जितने भी 6 मैंने अभी बताई ये तो सब कार्बनिक यौगिकों का ही ना हिस्सा है, क्योंकि मैंने कहा था कि कार्बनिक यौगिक सामान्य तौर पर 6 प्रकार के होते हैं। तो ये जो जितने भी 6 यौगिक है वो सारा कार्बनिक यौगिक में आता है, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे हम लोग हाइड्रोकार्बन की ना, तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हाइड्रोकार्बन से ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए अब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आप लोगों को 2 तरह का मिलेगा। मतलब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, 2। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को H+C भी कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे H+C लिखा हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन जो कि एक कार्बनिक यौगिक है और उसके 2 प्रकार है, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। ये बात याद रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर 2 प्रकार का होता है, एक ये तो हो गया एल्केन, ये होता है एल्कीन और ये होता है एल्काइन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग एल्केन कहते हैं, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी एक प्रकार है एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो चलो जैसे कि हमने पहले हाइड्रोकार्बन को समझा, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। एल्केन की परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं, तो अब हम लोग कहेंगे कि एल्केन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसके परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक आबंध होता है। क्या होता है, एकल सहसंयोजक आबंध यानी सिंगल बॉन्ड। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक रिवीजन क्लास की तरह ले लीजिए, जिसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। यहाँ जो आप लोगों को n दिख रहा है वो क्या है, वो एक परमाणु संख्या को दर्शाती है। एक अणु में कितने कार्बन परमाणु संख्या है वो n जो है उसको दर्शाती है, ठीक है। तो एल्केन, फिर से मैं एक बार रिवीजन करवाती हूँ शुरू से। कार्बन क्या है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि हीरा हो गया, फुलेरिन हो गया, ठीक है। फिर बात आती है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक एक ऐसा यौगिक है जो कि कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के फिर 6 प्रकार होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार जो था कार्बनिक यौगिकों का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, जाहिर सी बात है। तो फिर हाइड्रोकार्बन 2 भागों में विभाजित किया गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आप परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक आबंध होता है। एकल सहसंयोजक आबंध होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इस सूत्र को याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसकी परिभाषा अगर पूछ ली जाए तो आप लोग बोल सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके परमाणु संख्या मतलब परमाणुओं के बीच मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एल्केन की, CnH2n+2। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया कि CnH2n+2 एल्केन का होता है सूत्र, ठीक है। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। अब CnH2n+2, n जो है यहाँ पे एक अणु में परमाणु संख्या को दर्शाती है, ठीक है। क्या होता है कि जो यहाँ पे n है एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। अब देखो एल्केन,
एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात कर ले तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, सूत्र पढ़ना होता है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बिंदु पढ़ना होता है, संरचना सूत्र पढ़ना होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु तो नहीं पूछा जाता है ज्यादातर, लेकिन यहाँ पे संरचना सूत्र काफी बार पूछा जाता है। मान लो एक हम लोग लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सबसे सरलतम संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर लिया जाए तो वो क्या होगा, मेथेन, ठीक है, ठीक है, मेथेन। तो मेथेन, अब इसका हमें सूत्र चाहिए, तो एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। अब हमें पता है कि मेथेन का जो कार्बन परमाणु संख्या है, एक अणु में कार्बन परमाणु संख्या है वो है 1, ठीक है, ये बात यहाँ पे अभी लिखता है 1, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C1, ठीक है, C1H2n यानी H2 × 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, तो CH4, मेथेन का, यहाँ पे मेथेन का सूत्र हो गया CH4, तो ये हो गया सूत्र। अब आप लोगों को संरचना सूत्र अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग मेथेन का संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, CH4 का संरचना सूत्र, ये हो गया मेथेन का संरचना सूत्र, ठीक है, मेथेन का जो कि सबसे सरलतम यहाँ पे एल्केन है, या फिर कह लो सबसे सरलतम संतृप्त हाइड्रोकार्बन है मेथेन, जिसका सूत्र है CH4। सूत्र कैसे निकाला, CnH2n+2 की सहायता से, यानी समझ जाओ ये सूत्र बेहद जरूरी है। ये हो गया संरचना सूत्र। अब अगर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन बिंदु, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु यहाँ पे मैं बनाती हूँ, उसको ये कर देती हूँ, मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु कैसे बनता है, ठीक है, तो एक बार H को घेरा लगाएंगे, अब C को लेके सारे जितने भी बिंदु है उसको घेरा लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु, और ये हो गया संरचना सूत्र, ये हो गया सूत्र। और ये मेथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बिंदु पूछ लिया जाए तो आप लोगों को ऐसे बनाना है, संरचना सूत्र सबसे हल्का है, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। मेथेन की बात करिए, अब मानो मेथेन के बाद होता है एथेन, ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, आप लोगों को पता है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एथेन, ठीक है, एथेन। तो अब एथेन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। और इस बार तो अब क्वेश्चन पैटर्न भी आप लोगों का बदल दिया गया है, मॉडल पेपर तो जारी कर दिया गया है, तो आप लोग समझ सकते हो। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर एल्केन की, तो वो होता है एथेन। मेथेन के बाद एथेन की बारी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है उसका सूत्र, तभी हम लोग उसका संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु बना सकते हैं। तो एथेन का जो परमाणु संख्या होता है, एक अणु में परमाणु संख्या होता है वो होता है 2, ठीक है, N उसी को दर्शाती है, तो हम लोग लिख सकते हैं C2। अब H2n यानी H2n, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 + 2 6 यानी H6। अब अगर हम लोग संरचना सूत्र बनाए तो कैसे बनाएंगे, C2 है और H6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, ये संरचना हो गया, ठीक है, एथेन का संरचना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु का। एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु कैसे होगा, अब हमें इसको घेरा लगाना होता है, ठीक है, तो पहले ऐसे घेरा लगाएंगे, अब बात आती है सी की।
तो देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु और ये हो गया संरचना सूत्र, ये संरचना सूत्र, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु। तो जैसे कि सबसे पहले तो मेथेन होता है, सबसे पहले मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, हेक्सेन होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। फिर आप लोग मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन होता है, ठीक है। फिर एल्कीन का आप लोग बना सकते हैं जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। एल्कीन तो एल्कीन में क्या हो जाएगा, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन, पहले बातचीत हो चुकी थी कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, एल्कीन, एल्काइन, ये सब ना, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन का CnH2n होता है और CnH2n-2। तो यहाँ पे एल्केन की बात हो गई थी, तो CnH2n+2, और एल्केन का होता है मतलब जो दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन होता है वो होता है CnH2n, लेकिन एल्काइन का हो जाता है फिर CnH2n-2। तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ चुका होगा। केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर था ये। थोड़ा बहुत करके हम लोग जो जो मॉडल पेपर में था सब्जेक्टिव की तरह जो हमें समझना था उसके ऊपर कुछ दिन से क्लास ले रही हूँ मैं। तो कहीं भी और दूसरे टॉपिक पे, केमिस्ट्री का दूसरे टॉपिक पे अगर बातचीत करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। एंड बस लगे रहो एग्जाम के लिए, और क्या कह सकती हूँ। चलो बाय। हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का 5th चैप्टर यानी तत्वों का वर्गीकरण से एक टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर में आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, त्रिक नियम, अष्टक नियम, तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कितने तत्व अवेलेबल है हमारे पास, इन सब के ऊपर बातचीत की होगी, है ना। तो सिर्फ सीधे तौर पर हम इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो रिक्वेस्ट यही है कि पूरा कंप्लीट करके देखो। अगर पता भी है आप लोगों को तो रिवीजन भी हो जाएगा, और नहीं पता है तो यहाँ से नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये 3 और 4 मार्क्स के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जाहिर सी बात है, मतलब बेसिकली पूछ लिया जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो आप लोग एक ऐसा सूची बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहला अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, ये सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है। कौन सा? आधुनिक आवर्त सारणी। लेकिन वहीं पे मेंडेलीव की आवर्त सारणी, ये सारणी परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु द्रव्यमान संख्या और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या में अंतर है, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला और मेन जो अंतर है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडेलीव की आवर्त सारणी में, हमने देख लिया। दूसरा अंतर आप लोग क्या देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। मतलब तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए एक सूची बनाया गया है, ठीक है। एक सूची बनाया गया है जिसके अंतर्गत 18 समूह और 7 आवर्त है। किसमें? तो आधुनिक आवर्त सारणी में। कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को। और मेंडेलीव की आवर्त सारणी में इसमें 8 समूह तथा 6 आवर्त है, ठीक है। 8 समूह तथा 6 आवर्त है। तो दूसरा अंतर यहाँ पे हमने समझ लिया है। और तीसरा, आखिरी और तीसरा अंतर हम ये देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें अक्रिय गैसों के लिए अलग समूह है, ठीक है। किसमें? ये हमें पता भी है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें अक्रिय गैसों के लिए अलग समूह बनाया गया है। लेकिन वहीं पे मेंडेलीव के आवर्त सारणी में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी अक्रिय गैसों के लिए कोई अलग से समूह नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट, समझ लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे ले लो एक स्क्रीनशॉट, और इसको अगर नोट करना चाहो तो भी नोट कर सकते हो आसानी से। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।